हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पर। इससे पहले दोस्तों हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 10 तक अपलोड कर दी है। यदि आपने उसे किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, आप वहाँ पे सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दीजिए। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जो है ना सभी प्रश्नों को हम फुल डिटेल में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, हम प्रत्येक दिन रात के 10 बजे आपके लिए हम क्यूज कंडक्ट करवाते हैं हमारे जो है क्यूज चैनल पर। ठीक है, जो ग्रुप है दोस्तों उसका लिंक हमने जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उस क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो वीडियो अपलोड होती है उसका हम क्विज करते हैं रात के 10 बजे। तो दोस्तों, आप सभी लोग उस क्विज ग्रुप को जुड़ना नहीं भूलेगा, क्योंकि वहाँ पे हम पावरफुल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन के पास है कि अनुच्छेद 79 और 75, 85 और 70। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत में दोस्तों है ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी प्रधानमंत्री होगी और उसकी नियुक्ति जो होगी वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे यही बन सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है ना प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करती है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करती है। यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसको कह देंगे कि हमको इसको प्रधानमंत्री चुनिए, तो उसको चुनना पड़ेगा। यानी कि जो भारत में राष्ट्रपति होते हैं वो कठपुतली के समान होते हैं, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, बस नाम का राष्ट्रपति है। सारा काम जो होती है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। यानी कि जो भी प्रधानमंत्री कहेंगे वैसा ही कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें हो गई। अब कह रहा है कि ये जो प्रावधान होती है, यानी कि जो प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति करती है राष्ट्रपति, वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो दोस्तों, अनुच्छेद जो है 75, इसके अंतर्गत क्या करते हैं? जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों, 75 का जो सब क्लॉज 3 है इसके अंतर्गत जो होती है इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद होती है ना वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कई बार यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे कि भारत का संविधान अनुच्छेद 79 है। देखिए, आप एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला करके। ठीक है, ला। ठीक है दोस्तों, देखिए 79 से शुरुआत कीजिए इसको। 79 में क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो हमारा 79 में है आपका संसद। ठीक है, यानी 100 से संसद, 100 से क्या है? संसद हो गया ना। 79 में संसद की चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखिए रॉ से क्या होता है? हमारा राज्यसभा होता है। ठीक है, जो अनुच्छेद कितना है? 80 में दे रखी है। और जो लॉ से क्या होता है? लोकसभा होती है। ये कितना है? 81 में दे रखा है। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, सरला। यानी कि 100 से क्या होगा? संसद, संसद कितने? 79 में। रॉ से क्या होता है? राज्यसभा कितनी है? 80 में। और जो लोकसभा होती है वो कितनी है? 81 में होती है। तो इस तीनों अनुच्छेद को आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो ये हो गया 79 अनुच्छेद। दोस्तों, 85 में अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो 85 में जो संसद की जो सत्र होती हैं, जो 3 सत्र होती है ना, मानसून सत्र होती है, ग्रीष्म सत्र होती है और बजट सत्र होती है। तो इन तीनों सत्रों को जो इसमें चर्चा की गई है, यानी कि सत्र का आहूत करना। ठीक है, यानी कि सत्र को बुलाना और सत्र का सत्रावसान करना, यानी कि सत्र को हटाना, ये सभी चर्चा जो की गई है अनुच्छेद कितना? 85 में की गई है। यानी कि सत्र को बुलाना, कोई सत्र जो होगा उसको बुलाने का काम, और सत्र को ख़त्म करने का यानी कि समाप्त करने की जो प्रावधान की गई है अनुच्छेद कितना? 85 में की गई है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जो सत्र होती है ना ये कम से कम मतलब 2 वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? 2 होने चाहिए। किसमें? वर्ष में। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन क्या क्या कह रहा था, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने इस पहले प्रश्न से इतनी जानकारी हासिल कर ली है। अब हम बढ़ देते हैं दूसरे प्रश्न की ओर।
दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है आपको बता दें। देखिए जो आप लोगों का नेट चलता है ना, जैसे इंटरनेट चलता है, इंटरनेट की जो वायर होती है, इंटरनेट कनेक्शन जो आते हैं हम लोग के घर में, तो उसका जो वायर होता है दोस्तों, वो किस पे काम करती है, तो ऑप्टिकल फाइबर पे ही काम करती है। ठीक है। और दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, इसकी खोज किसने की थी, तो एक थे नरेंद्र कपानी। ठीक है, इसका आप याद रखिएगा, इसकी खोज की था, आविष्कार किया था किसने, नरेंद्र कपानी ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे ना, एक भारतीय वैज्ञानिक थे, लेकिन ये अमेरिकी में थे, यानी कि भारत के थे लेकिन अमेरिका के तरफ से काम करते थे। तो उनका नाम क्या था, नरेंद्र कपानी था। जो किसकी खोज की थी, तो ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, वो किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये जो है ना हमारा, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होती है, इसके सिद्धांत पर काम करती है। कौन सी, तो ये ऑप्टिकल फाइबर। दोस्तों इसके अलावा जो है ना, सॉरी यहाँ पे अपवर्तन है दे रखा है, गलत हो जाए, ये अपवर्तन नहीं, परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों काम करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हमने यहाँ पे अपवर्तन नहीं देखा था, इसलिए हमें यहाँ टिक कर दीजिए। एग्जाम में दोस्तों यही गलती होता है हम लोगों से, क्या करते हैं हम पूरे ऑप्शन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़े और आगे हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जो हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर हम भी गलत कर रहे थे। देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होती है, इसके अंतर्गत क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर जो होती है सिद्धांत काम करती है। दोस्तों इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ये किस पे काम करती है, तो अपवर्तन सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना। और हीरा का चमकना, दोस्तों हीरा जो चमकती है, हीरा हीरा का चमकना जो है ना, वो किस पे काम करती है, तो वो आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही ये काम करती है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आपने एक चीज़ सुना होगा कि जब आप पानी जो सिक्का रखते हैं ना, सिक्का पानी आप देखिएगा ऊपर से, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की सिद्धांत वहाँ पे लागू हो रही है। तो पानी में उठा हुआ सिक्का जो है ना, पानी में रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है। वो क्यों होता है, वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। तो इस एग्जाम्पल को भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है। दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होती है बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है, इससे संबंध बता देते हैं, लेकिन बताने के लिए तो बहुत कुछ है। इसलिए दोस्तों हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सभी वीडियो में आपको कुछ न कुछ बताते चलेंगे। यदि हम बताने के लिए बढ़ जाएंगे ना, तो ये पूरा वीडियो इसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। समय को ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं यहाँ पे। देखिए बौद्ध धर्म की बात करें ना, तो बौद्ध धर्म जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति कौन थे, वो थे गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध थे। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। यानी कि एशिया की पुंज जो कहते हैं। ठीक है, या लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं दोस्तों, तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट का बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म जो इम्पोर्टेंट कौन क्या थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के महावीर स्वामी जो है ना, ये तीर्थंकर थे। ठीक है, देखिए जैन धर्म की बात कर लेते हैं, तो इसमें कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। कितना, 24 तीर्थंकर हुए। और इसके पहले तीर्थंकर थे, यानी कि जो इसकी स्थापना किए थे, वो कौन थे, ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव के दोस्तों जो जैन धर्म है इसकी जो है ना, मतलब कि स्थापना की गई थी या खोज की गई थी, या प्रथम तीर्थंकर वही थे। और दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, वो कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था पाशवनाथ। कौन थे, पाशवनाथ दोस्तों क्या थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये पॉइंट पे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कई बार, तो इसी पे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसके अलावा जो महावीर स्वामी है ना, तो महावीर स्वामी कौन थे, तो 24वें क्रम के तीर्थंकर थे। कौन, 24वें क्रम के तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इतने फैक्ट जो है आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित आपको हम बता दिए हैं। तो आप इसे आप जो है ना याद रखिएगा। दोस्तों जितने भी फैक्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा बता रहे हैं, हम आपको क्विज के फॉर्मेट में इसे हम वहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए। यदि आप चाहते हैं नोट्स कहीं लिखना, तो आप लिख भी सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो जैसा हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन को, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है। दोस्तों वो विशेषता कौन सी हो जाएगी हमारी, वो आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। दोस्तों ये क्या होती है, ये दोनों जो है जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करती है। तो ऑप्शन जो बी है हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों सरहुल त्योहार जो है ना, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जा चुके हैं ये वाला सरहुल त्योहार वाला। देखिए सरहुल त्योहार की हम बात करें ना, दोस्तों सरहुल त्योहार जो है, ये आपके झारखंड राज्य में मनाई जाती है।
ठीक है। झारखंड राज्य में दोस्तों क्या मनाई जाती है, सरहुल त्यौहार। ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं उन सभी को हम कवर कर देते हैं, क्योंकि जो फेस्टिवल आपके एग्जाम के बाद पूछे जा सकते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक होता है पर्व कौन सा, हरेली। ठीक है। हरेली पर्व दोस्तों कहाँ पर होती है, तो छत्तीसगढ़ में होती है। कौन सी, हरेली पर्व। ठीक है दोस्तों, यहीं पर आपको हम एक रिमाइंडर मतलब याद दिलाते हैं कि एक होता है हरेला। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। एक होता है हरेली, एक होता है हरेला। हरेला दोस्तों कहाँ पे होता है, ये उत्तराखंड में होता है। कहाँ पे, उत्तराखंड में होता है हरेला। जबकि हरेली कहाँ पे होता है, ये छत्तीसगढ़ में होता है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि हरेली में क्या था, हरेला में क्या था। तो हरेली में देखिए दीर्घी ली है ना, दीर्घी का, यहाँ छत्तीसगढ़ में दीर्घी का है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। और हरेला में क्या, उत्तराखंड, उत्तरा, उत्तरा, रा है ना, तो इस ला है ना, तो इस प्रकार आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि हरेला क्या होगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, और हरेली क्या होगी, छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं गुजरात की, तो दोस्तों गुजरात में क्या है ना, गरबा है। ठीक है, गरबा है गुजरात का। और डांडिया, डांडिया भी कहाँ का है, तो गुजरात का ही है। और पंजाब का भी है, लेकिन गुजरात का भी है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों असम की हम बात करें ना, तो असम में कौन सा है, बिहू जो है त्यौहार है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहू। ठीक है, बिहू कहाँ का, असम का है। और दोस्तों असम में एक जो है ना, कम एक है आपका, असम में एक जगह पड़ता है कहाँ पे, गुवाहाटी में। और दोस्तों गुवाहाटी में जो है ना आपका एक कामाख्या मंदिर भी है। ठीक है, कामाख्या मंदिर। और कामाख्या मंदिर में दोस्तों जो मेला लगता है उसका नाम है अम्बुबाची मेला। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अम्बुबाची मेला जो दोस्तों कहाँ लगती है, ये कामाख्या मंदिर में लगती है, जो कहाँ पे, असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सरहुल त्यौहार के बारे में, तो दोस्तों सरहुल त्यौहार जो है वो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, हो और जो मुंडा जनजाति होती है, हो मुंडा जनजाति, उसके द्वारा दोस्तों ये जो पर्व है कौन सा, सरहुल को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों ये जो है स्टैटिक का प्रश्न आ चुका है आपके सामने में, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल की बात की जा रही है दोस्तों, वो थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं यहाँ पे, देखिए एक है लॉर्ड चार्ल्स कार्नवालिस। दोस्तों कार्नवालिस जो है ना, कार्नवालिस, दोस्तों कार्नवालिस की हम बात करें तो इन्होंने क्या था, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। किसने, कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अस्थाई बंदोबस्त को किसने चालू किया था, तो आपको लॉर्ड कार्नवालिस ने चालू किया था। ठीक है, और दोस्तों ये कब किया था, 1793 ईस्वी में इन्होंने इसको शुरुआत की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, सॉरी 4 नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। 4 दोस्तों किसका, अस्थाई बंदोबस्त का है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक क्या, थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे पाए इस चीज़ को। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ये आंसर सही होगा हमारा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अस्थाई बंदोबस्त के जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कार्नवालिस। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल लिख लेते हैं हम लोग। अनंतगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो अनंतगिरी पहाड़ी है ना, वो किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, अनंतगिरी पहाड़ी जो है ना, तेलंगाना में राज्य, तेलंगाना में एक जिला पड़ता है, कौन सा हमारा, तो विकाराबाद। ठीक है, विकाराबाद जिला पड़ता है कहाँ पे, तेलंगाना में। और उसी में दोस्तों क्या है ना, एक जो पहाड़ी अनंतगिरी पहाड़ी स्थित है कहाँ पे, तेलंगाना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एक है सोमेश्वर पहाड़ी, कहाँ, ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सोमेश्वर पहाड़ी के बारे में। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि सोमेश्वर पहाड़ी जो है वो किस राज्य में है और किस राज्य के किस जिले में है। ठीक है, यदि आपको पता है ना, यदि आप वीडियो को देखते हैं ध्यान से, यदि आप सच में तैयारी करते हैं, यदि आप सीरियस कैंडिडेट है दोस्तों, तो प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सोमेश्वर पहाड़ी जो है वो किस राज्य में है और किस राज्य के जिले में स्थित है। हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसमें 3 जो सेक्टर है हमारा ना, वो 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है कौन सा, प्राथमिक, यानी कि फर्स्ट सेक्टर, से हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, यानी प्राथमिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्राथमिक। ठीक है, और दूसरा कौन सा हमारा होता है, वो होता है सेकेंडरी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र होता है। इसमें आपको क्या होता है, तो उत्पादन होती है। इसमें क्या होता है, आपको कृषि संबंधित हो जाएगा। ठीक है, कृषि हो गया। दूसरा दोस्तों क्या होगा, खनन हो जाएगा। ठीक है, खनन हो गया, उत्पादन हो गया, उद्योग हो गया, ये सभी किस में आते हैं, तो दूसरे में आते हैं। और तीसरा दोस्तों क्या होता है हमारे पास, तो वो होता है सेवा, सेवा क्षेत्र, यानी कि जो हम सर्व कहते हैं किसी चीज़ को, सेवा देते हैं,
तो वो होता है तीसरा आपका कौन सा सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक में आता है। द्वितीय में कौन सा आएगा, जो खनन होगा या उद्योग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कृषि उपकरण जो निर्माण है ना, ये क्या है आपके पास, ये जो है ना आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। जबकि चाय बागान दोस्तों क्या है आपके पास, तो चाय बागान जो है आपका पहला प्राथमिक आएगा। ठीक है, यानी चाय बागान की हम बात करें तो कौन सा की प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और कानूनी परामर्श जो है दोस्तों, ये किस में आएंगे, तो कानूनी परामर्श जो है आपका तीसरा में आएंगे। क्योंकि दोस्तों ये आपको सेवा दे रहा है ना। यदि आप कानूनी परामर्श मतलब क्या होगा कि आप कोई, आपके ऊपर कोई केस हो गया, आप वो जाते हैं ना, मतलब कि कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको वकील जो परामर्श देते हैं वो आपकी सेवा करते हैं ना। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आएगा तो वो तृतीय में आएंगे। तो इस प्रकार जो ये कानूनी परामर्श है तृतीय में आ गया। जबकि उसमें बैंकिंग जो होता है ये भी क्या होगा, सेवा प्रदान करता है, तो ये भी क्या होगा तीसरी, यानी कि जो थर्ड सेक्टर होता है दोस्तों हमारा, तीसरी सेवा क्षेत्र इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों एक रेलवे होता है। रेलवे क्या है दोस्तों, वो तीसरी सेवा मतलब तीसरा का है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा इनकम दोस्तों कहाँ से होती है, वो तीसरी से होती है। सेवा क्षेत्र से ही सबसे ज़्यादा जो है सरकार को इनकम होती है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जाए, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल लिख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, किसने दिया था आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों सापेक्षता सिद्धांत क्या होता है ना, ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों ये जो समीकरण दिया था ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था तो एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों हम बात करते हैं नील्स बोर की। परमाणु संरचना, जो परमाणु संरचना है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसकी किसने खोज की थी, तो नील्स बोर साहब के द्वारा ही इसकी खोज की थी। ठीक है, परमाणु संरचना की। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक अनस रदरफोर्ड, जो परमाणु में नाभिक होती है ना, न्यूक्लियस होती है, तो परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी। अब पूछा जाए कि परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी, तो दोस्तों वो की थी अनस रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। और जे थॉमसन ने क्या किया था दोस्तों, जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो आपको बताना होगा जो जे थॉमसन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अर्नेस्ट आइंस्टीन द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है। दोस्तों आपको ये बताना है कि बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है। सोन है, गंडक है, कोसी है, पान सागर है। दोस्तों बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है वो कौन सी है, सोन परियोजना है। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हो रही है, मतलब कब से चल रही है, ये भी रनिंग में है। तो 1874 ईस्वी से ही ये कार्यरत है, अभी भी ये चल रही है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में से कौन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे नदी संबंधित प्रश्न आ चुके हैं और बिहार की नदियाँ हैं, तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप देख लीजिए, देखिए दोस्तों बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में से कौन नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, महानंदा हो गया। आप खुद से सोचिए पहले और देख लीजिए इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें आप देखिए बात करें ना बिहार में गंगा नदी की, तो बिहार में जो गंगा नदी प्रवेश करती है ना, वो चौसा के पास प्रवेश करती है। चौसा में दोस्तों जो है ना बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है, वो मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, कुछ आपसे पूछ सकता है कि जो है ना, मतलब कि बिहार में किस जगह पर गंगा नदी मैदानी में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो वो कहाँ पड़ती है, चौसा का निकट करती है। तो ये पहली क्वेश्चन आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, जहाँ जैसे ये प्रवेश करती है ना यहाँ पे तो ये आपको 2 भागों में बांट देती है। एक आपकी हो जाती है किधर से, तो पूरब की ओर से, एक पश्चिम की ओर से बढ़ने लगती है। तो दोस्तों जो मतलब हमारी दक्षिण से और दक्षिण से और उत्तर से, पूर्व से पश्चिम नहीं, दक्षिण से उत्तर से है। तो ये गंगा नदी में जो दक्षिण दिशा से जो मिलने वाली नदियाँ हैं ना, वो कौन कौन सी आपको हम बता दें, आप नोट कर लीजिए। देखिए एक पहला कर्मनाशा हो गया। ठीक है, ये दक्षिण से बहने वाली नदियाँ हैं, कर्मनाशा। दूसरा दोस्तों कौन सा है, सोन। सोन भी क्या है हमारे पास, ये आपकी दक्षिण दिशा से बहने वाली नदियाँ हैं। उसके बाद कौन सा फल्गु हो गया। ठीक है, फल्गु आप नोट कर लीजिए। फल्गु नदी जो गया जी डैम है, वो फल्गु नदी पर स्थित है ना बिहार में, तो वो फल्गु जो है दोस्तों कहाँ पे, दक्षिण दिशा से बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, फल्गु हो गया। आपके पास जो है ना क्विल जो जंक्शन है आप लोग जानते होंगे, तो क्विल नदी भी है, ये भी आपको दक्षिण दिशा से ही बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, तो कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, फुल्गु हो गया, क्यूल हो गया, और ये पुनपुन हो गया। ये दोस्तों क्या है ना आपके पास, तो ये दक्षिण दिशा से और से बहने वाली बिहार की नदियां हैं। जबकि हम दोस्तों महानंदा की बात करें ना, तो ये उत्तर दिशा से बहती है। ठीक है, महानंदा कहाँ से बहती है, उत्तर दिशा से बहती है। दोस्तों उत्तर जो महानंदा के अलावा जो और नदियाँ हैं जो उत्तर दिशा की ओर बहती है, जो आप जान लीजिए
दोस्तों वो कौन सा है, घाघरा, ठीक है। घाघरा नदी दोस्तों कहाँ होती है, उत्तर से बहती है। इसके अलावा जो गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी तथा महानंदा, ये सभी दोस्तों क्या है आपके पास, तो उत्तर से ओर से बहने वाली नदियाँ हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको पता चल पाया है कि दक्षिण से कौन सी नदी बहती है और उत्तर से कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ प्रश्न ये कह रहा था कि बिहार की नदियों में से दक्षिण दिशा की से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है दोस्तों, तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी, तो नदियाँ कौन नहीं है, यानी कि उत्तर से बहने वाली नदियाँ हैं, तो वो है महानंदा। इसके बाद जो तीनों है ये दोस्तों ये कहाँ से है, तो आपको दक्षिण से बहने वाली नदियाँ हैं। तो दोस्तों इसका हमने क्या किया, प्रैक्टिस सेट जो 11 का जो जीके का पार्ट था यहीं पर हम कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ते रहते हैं रीजनिंग की ओर, ठीक है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आप सिर्फ खुद से ट्राई कीजिए और हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ट्राई कीजिए पहले आप खुद से। दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको चिन्ह को बदलना है, ठीक है। तो दोस्तों चिन्ह को जब बदलिएगा ना, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा है एक, यानी कि जहाँ पे आपको माइनस रहेगा ना उसको भागा करना, और जहाँ पे भागा होगा आप माइनस कीजिएगा, तो आपका ये जो समीकरण सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व कीजिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है, भले हम बताएंगे तो टाइम आपका बर्बाद होगा। इसमें आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, बहुत आसान प्रश्न होते हैं, इसलिए हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, उस विकल्प को चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। दोस्तों आपको बताना है, देखिए संशोधन हो गया, परिशोधन हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। तो आपको बताना है कि जो संशोधन जो है ना परिशोधन संबंधित है, उसी प्रकार जो अस्त व्यस्त है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा ना, तो अस्त व्यस्त जो हो जाएगी और आपका क्रमहीनता हो जाएगी, यानी कि जो क्रमहीनता हो जाएगी, क्रमहीनता होती है, यानी कि देखिए संशोधन मतलब क्या, परिशोधन, यानी संशोधन मतलब किसी चीज़ में संशोधन करते हैं ना, यानी कि उसमें क्या करते हैं हम, बदलाव करते हैं, उसको हम क्या करते हैं उजागर करने की कोशिश करते हैं, जो गलतियाँ होती हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, संशोधन होता है। दोस्तों अस्त व्यस्त मतलब क्या होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, ये क्या होती है, अस्त व्यस्त रहना होती है। तो वो क्या होती है, क्रम में हीनता, यानी कि वो सीक्वेंस में नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि हाँ दोस्तों ये प्रश्न जो है ना हम आपके लिए छोड़ते हैं, तो आप इस वीडियो में भी हम आपको छोड़ रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट में भी आप सबको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बहुत आसान प्रश्न है, हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बना लेंगे और अपना कमेंट बॉक्स में भी आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। नीचे दिए गए आरेख में वृत्त जो है ना महिला को दर्शाती है। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ जो है ना आपको कह रहा है कि सवाल लिख लीजिए, कह रहा है कि वृत्त जो है ना महिला को दिखाती है, जो ये वृत्त है ये महिला को दिखाती है, हम मुँह मान लेते हैं, ठीक है। वर्ग दोस्तों किसका, वर्ग जो है हमारे ये पुरुष को दिखाती है, किसको, पुरुष को, ठीक है। हाँ उसके बाद देखिए त्रिभुज खाना पकाने वाले को, जो त्रिभुज है यहाँ पे वो खाना पकाने वाले को दिखाती है, खाना पकाने वाले को, ठीक है। और उसके बाद जो आयत है दोस्तों ये किसको है, बागवानी को दिखाती है, किसको, बागबानी को दिखाता है, कौन सा, आयत, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि ऐसे पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है जो बागवानी करते हैं लेकिन खाना नहीं पकाते हैं। यानी कि देखिए आपको जो है ना पुरुष भी होगा, ठीक है, महिला भी एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं हम पेन का, पुरुष भी होगा, ठीक है, और महिला भी होगी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको खाना पकाने वाला नहीं होना चाहिए, बागवानी होनी चाहिए। यानी कि आपका जो है ना बागवानी कहाँ पे, ये है, ये दिख रहा है ना आपको, बागवानी आयत होना चाहिए, लेकिन जो आपको त्रिभुज के अंतर्गत वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ें त्रिभुज में होनी होगी उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज में क्या क्या आ रहा है, 15 8 18 5 12, तो इसको हमको भूल जाना है, इसको हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि हमको कह रहा है कि खाना नहीं पकाते हैं, खाना जो पकाएगा उसको हमको छोड़ देना है। बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा तो 5 और 14 बच रहा है हमारे पास। तो 5 और 14 क्या कह रहा है ना, ऐसे पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, कुल मतलब क्या होता है, जोड़ है। तो 5 और 4 हम जोड़ेंगे ना तो कितना होगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 14 5 19, 14 5 19 होता है। यानी कि ऐसे पुरुष जो बागवानी करते हैं, पुरुष भी और महिला भी है, तो वो कितने हैं, 19 है। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों का आपको उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 8 24 17 दे रखा है, तो आपको ये सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। दोस्तों आपको ये चूज़ करना है कि इसमें क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप खुद से ट्राई कीजिए, यदि आपको नहीं बन पाता है तो हम आपको बताएंगे, आप वहाँ से मिला लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है ना, 8 से 24 कैसे हो रहा है, तो 8 में जब हम 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है, हमारे पास 24 होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, 24 + 8 कर दे रहे हैं, 24 + 8 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। अब 32 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 32/2 हो गया ना, कितना 16, और 16 + 1 कितना होगा, 17, यानी कि आपको 17 दिख रहा है।
क्या कर रहे हैं हम, क्या आपको क्या देखने को मिला? हम पहले ये कर रहे हैं कि इसमें फर्स्ट बार देखो हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुना करने के बाद जो आता है 24 तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं दोनों को ऊपर नीचे को जोड़ रहे हैं और उसके बाद हम 2 से डिवाइड करके +1 करते हैं, ये हमारा नीचे वाला आ जाता है। उसी प्रकार से हम इसमें करेंगे। देखिए तो 21 तिया कितना हो जाएगा, 21 तिया कितना 63 हो जाएगा ना, 63 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 63 + 21 करेंगे और भागा 2 करेंगे, +1 करेंगे, यही करेंगे ना। तो यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 3 1 कितना होगा 4 और 6 2 कितना होगा 8 भागा 2 कितना हो जाएगा +1। तो 2 से भगा देंगे 84 में तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 42, 42 + 1 कितना हो जाएगा 43, यानी कि 43 जो दोस्तों क्या होगा, इस पर बिल्कुल सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो असंगत को इंगित करता है। टॉर्च है आपके पास, टेबल लैंप है आपके पास, मोमबत्ती है और नाइट बल्ब है। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा है, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो संबंधित होंगे और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो संबंधित नहीं होगा। देखिए टॉर्च हो गया आपके पास, टेबल लैंप हो गया और नाइट बल्ब हो गया। दोस्तों ये तीनों जो है ना रोशनी प्रदान करते हैं, लेकिन ये बिजली से चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं। जबकि दोस्तों मोमबत्ती भी आपको रोशनी देता है लेकिन इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है। इसमें जो असमानता हो जाएगी वो मोमबत्ती में हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये तीनों जो है ना बिल्कुल समान है, क्योंकि ये टॉर्च बैटरी से चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, टेबल लैंप हो गया आपके पास, ये जो होती है उपकरण होती है, यानी कि आर्टिफिशियल जो होती है दोस्तों, ये आपका बनता है। तो इसमें दोस्तों आपका जो है बैटरी से नहीं चलती है, इसलिए ऑप्शन जो 2 है यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे आपको ये मतलब फिगर दे रखा है, आपको यहाँ पे चूज करना है कि इस फिगर में कौन सी आकृति इसमें जो है ना उसको फुलफिल करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए इसमें क्या कौन सी आकृति हम रखेंगे तो ये पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 यहाँ 4 देखा, इसका मतलब ये फिगर जो बनेगा ना यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे 3 लिखा होगा। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है क्या। दोस्तों यहाँ पे फिगर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि इस बेसिस पर जो है हम इसको काट नहीं सकते हैं। तो दोस्तों मेरा क्या मतलब मेरा इंटेंशन यही होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ नहीं होगा ना उसको हमको छांटना है। यदि हम उसको टैकल कर देते हैं, छांट देते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो मेरा 90% काम हमारा हो जाता है। पहले वही कोशिश कीजिए कि जो नहीं होगा उसको पहले आप बाहर करो, उसको हटाने की कोशिश करो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, दूसरा चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे गोला हो रहा है, इस टाइप हो रहा है ना, और बीच में क्या हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्या ये पूरा गोले हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 तो कभी जीवन में होने वाला है नहीं। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है ना अब क्या बच गया, तो 1 2 4 बच गया। अब देखिए क्या इसमें क्या हो रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे जो है ना ये वाली ये लकीर जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन दोस्तों इसमें है ही नहीं। तो ये भी क्या होगा, यहाँ ये भी नहीं होगा, यानी हमको 2 अब कट चुका है। अब हम तुक्का भी मार सकते हैं क्योंकि हमको 50-50 आ चुका है। हम तुक्का क्यों मारेंगे जो हमको पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इसमें देखिएगा ना, तो जिसमें जो आपके जो है ना यहाँ पे ये वाला जो तीर का निशान है आपके पास, तो ये जो है जो नुकीला भाग है ये यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, तो इसमें भर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे भर रहा है, यहाँ पे खाली हो रहा है, यहाँ पे भर रहा है। अब जो आएगा वो खाली होगा, यानी कि जो भी त्रिशूल इस टाइप का जो है वो खाली रहेगा, वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ खाली है, यहाँ खाली नहीं है, ये हमारे प्रश्न का आंसर होने वाला नहीं है। तो अब क्या बच गया, ऑप्शन नंबर 2, इसको तो होना ही होना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले सवाल को। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में 1 डे एट ए टाइम को लिखा गया है ये वाला, तो आपको चूज करना है कि डायनामाइट को कैसे लिखेंगे। दोस्तों इसको बोलते हैं कि हमको हम ही से जुड़ा लो। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। ये बड़ा सवाल है लेकिन दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। इस आपकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, जो डायनामाइट लिखा है ना, डी की वैल्यू दे रखी है, ओ की वैल्यू दे रखी है, सबकी वैल्यू दे रखी है। आपको जिस वैल्यू पर जिस पोजीशन पर जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको उसको चुन लेना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए डी कहाँ पे आपके पास, देखिए डी है यहाँ पे 1 2 3 4 5वें स्थान पर है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5वें स्थान पर, यानी कि 1 2 3 चौथे स्तंभ डी है, सॉरी चौथे स्तंभ डी है ना, तो 1 2 3 4, यानी कि जो एस से आपका शुरुआत होगी, यानी कि जो आपका शुरुआत होगी एस से होगी। और एस में दोस्तों जो है सभी में दे रखा है, यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास का आंसर नहीं होगा। आप ऐसे ही कीजिए, जो नहीं होगा उसको काटते चलिए, आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। अब देखिए वाई, देखिए वाई कहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पर वाई है ना। तो अब यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि एस के बाद हमारा आंसर जो होगा वो 5 आना चाहिए। तो एस के बाद 5 किस में दे रखा है, इस तीनों में दे रखा है, तो यहाँ से हम नहीं काट सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं,
एन पे देख लेते हैं, एन कितना पे है, देखिए 2 पे है ना, तो 2 पे कितना है, 2 है, यानी कि S52, तो S52 यहाँ पे दोस्तों नहीं होगा। ये जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि अब हमारे पास 2 और 3 बच चुका है। ठीक है, अब देखिए एस भी है, 5 भी है, 2 भी है, पीछे देखिए 1 भी है, 3 भी है, अब जो एन भी है सामान, यानी कि अब जो अंतर होगा ना वो एल जी और जी एल में अंतर होगा। यानी कि आपको कहाँ पे देखना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5वें नंबर पर देखना है। देखिए 5वें नंबर को देखना है ना, तो 1 2 3 4 5, यानी एम की वैल्यू कितनी हो रही है, यदि आपको पता चल जाएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो एम की वैल्यू देखिए कहाँ पे है, एम कहाँ पे दोस्तों, एम यहाँ पे है, यानी कि पीछे से 2 नंबर पे, तो पीछे 2 नंबर पे कितना जी है, यानी कि जी जहाँ पर रहेगा ना वही हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। और जी दोस्तों इसमें 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही टैकल करना है, बहुत ही शानदार ढंग से करना है, क्योंकि दोस्तों आपको ये सभी जो सब्जेक्ट होते हैं ना, रीजनिंग का प्रश्न हो गया, हिंदी सब हो गया, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। यदि आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं ना, आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, और यहीं पर ये मिस्टेक करते हैं आप जो है ना मेरिट लिस्ट आउट हो जाएंगे। दोस्तों ये जो आपका है ना नॉन टेक बहुत आसान होता है, और मार्क जो है ना इसी में बनता है आपका। यदि आपको मेरिट बनाना है ना तो नॉन टेक को अच्छे से कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका टेक्निकल जो होती है बहुत सभी लोगों का गड़बड़ ही होता है, उतना अच्छा टेक्निकल से किसी का नहीं होता है। दोस्तों जो अच्छा होता है ना आपको नॉन टेक से ही आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, इसलिए इसे प्रश्नों को आप कभी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि यदि आकृति को दर्पण को आकृति की दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आंख के सही दर्पण की प्रतिबिंब कैसी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आप पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। इसकी जो है ना आपको यहाँ पे यदि दर्पण लगा देंगे ना, यहाँ पे दर्पण, तो इसकी आकृति कैसी बनेगी। तो देखिए दोस्तों, देखिए दर्पण में क्या होगा ना, जो चीज़ लेफ्ट में होगा वो दर्पण में राइट में दिखेगा, और जो चीज़ राइट में होगा वो लेफ्ट में दिखेगा। तो देखिए इसका टोपी देख लीजिए ऊपर वाला, यदि इधर है ना तो दर्पण में किधर बनेगा, इधर बनेगा इसका। ठीक है, तो देखिए किधर बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, और इस पर बन रहा है। तो इस ये टोपी के अनुसार जो है हम ऑप्शन नंबर 4 को काट के हटा दिए। अब देखिए दोस्तों, इसकी आँख खुली हुई है ना, आँख खुली हुई, तो जो दर्पण में बनेगा उसका भी आँख खुला ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आँख बंद कर रखा है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 1 और 2 बच गया हमारे पास, तो 1 और 2 में क्या अंतर हो सकता है, तो हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये जो पैर है ना इसका इधर है, तो इसका जो दर्पण में पैर किधर होगा, ऐसे होगा ना, इधर की ओर होगा ना। तो देखिए ये इधर की ओर हो रहा है, लेकिन ये जो है ना बाहर की ओर हो रहा है, सेम उसी प्रकार से हो रहा है, तो ये तो होने वाला है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। देखिए इसमें दोस्तों क्या हो रहा है ना, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का जब क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 512 होता है ना, 8 का क्यूब 512। तो 512 में जब हम 3 माइनस कर प्लस 3 करते हैं कितना होता है, 515 होता है। यानी कि हमको क्या पता चला इसमें, कि हम जो संख्या दे रखी है उसको हम क्यूब करेंगे और प्लस प्लस कितना करेंगे, 3 करेंगे उसमें, तब हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार हम 14 में क्या करेंगे, जब 14 हम क्यूब करेंगे आप प्लस 3 करेंगे ना, तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा। तो अब हमको 14 का क्यूब कितना होता है हमको पता चलना चाहिए पहले। तो 14 का जो क्यूब होता है वो 2744 होता है, आप कीजिएगा आपको पता चलेगा 2744 होता है। आप प्लस जब 3 करेंगे इसमें तो कितना होगा, 47 हो जाएगा, 2743 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का जो था जीके और जो ये कौन सी है, रीजनिंग को कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हिंदी की ओर। ठीक है, तो हिंदी का सवाल देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित शब्द में से तदभव शब्द याद कीजिए। वत्स है, अग्नि है, आग है, मयूर है। ठीक है दोस्तों, ये जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है हमें, लगता है इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहीं देखे हैं, देख लेते हैं। देखिए वत्स हो गया, अग्नि हो गया, आग हो गया, मयूर हो गया। तो दोस्तों ये जो है ना आप तदभव पूछा जा रहा है ना, ये आग हो जाएगा। ठीक है, आग जो है इस प्रश्न से होगा, जबकि वत्स, अग्नि और मयूर ये तीनों क्या होते हैं, ये तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, जबकि जो आग होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, तद्भव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा प्रश्न सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गया होगा। दोस्तों ये तो प्रश्न कल ही वाला था, जो सेट नंबर 10 में था ना वही सेम प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसका देखिए, वह गया ये भी सही होगा, वह गया होगा ये भी सही होगा, दोनों दोस्तों क्या होगा, ये सही होगा। ये वह जाने वाला है ये आपका भविष्य काल के बारे में बता रहा है, और वह गया और वह गया होगा ये आपको संदिग्ध भूतकाल के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो 2 और 4 जो यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कल्पित का विलोम दोस्तों क्या होता है। तो कल्पित का विलोम क्या होता है, मिथ्या, सत्य, झूठ और सही।
दोस्तों ये तो प्रश्न जो कल ही वाला है, सेम टू सेम लग रहा है हमें। देखिए कल्पित का जो विलोम होगा ना, तो वो क्या होगा आपको बताना है। तो कल्पित का जो विलोम जो होता है वो क्या होता है, सत्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द कौन सी हो जाएगी यहाँ पे। देखिए अग्नि क्या होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, क्योंकि इसका जो अग्नि का क्या होता है, एक आपको बताए थे कृषाणु, जो प्रैक्टिस सेट हम करते थे हिंदी वाला, उसमें हम बताते थे ना आपको, कृषाणु जो होती है दोस्तों क्या होती है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है कृषाणु। इसके अलावा किसानों के अलावा दोस्तों एक याद रखिएगा, जो पावक होती है ना, पावक, ये भी क्या होते हैं, तो अग्नि के आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं पावक। पावक के अलावा दोस्तों एक और होता है हमारे पास, तो वो होता है अनल। कौन सी होती है, अनल होती है। यानी कि किसानों हो गया, पावक हो गया, अनल, ये सभी क्या होते हैं, तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। रामायण और महाभारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे डैश में आदर के साथ पढ़े जाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो रामायण और महाभारत है ना, तो कन्याकुमारी तक सारे देश में आदर से पढ़े जाते हैं, वो भारत में पढ़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अंग्रेजी का प्रश्न है आपके पास है, जो आपका बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम्स बताना है आपको। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो कंस्ट्रेंट मतलब होता है ये आपका कि नियंत्रित करना, यानी कि बाध्य करना, नियंत्रित करना या बाध्य करना। किसी चीज़ को हम नियंत्रित करते हैं, यानी कि हम रेस्ट्रिक्ट लगा देते हैं। तो दोस्तों मतलब क्या, किसी चीज़ को हम बाध्य कर देते हैं कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, आपको मतलब कि ये चीज़ मना कर दिया गया है, ठीक है। दोस्तों को ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो नियंत्रित ऑब्स्टेंट कंस्टेंट बोलते हैं। इसका जो मतलब समानार्थी शब्द हो जाएगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें आपको बाधा लगा गया है, आप इससे ये काम आप नहीं कर सकते हैं, आपको इसमें मना कर दी जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको अपोजिट बताना है। देखिए नन कन्फॉर्मिस्ट मतलब क्या होता है, नन कन्फॉर्मिस्ट मतलब होता है क्या, आपको पहले बताते हैं। ये होता है प्रतिकूलता, क्या होती है, प्रतिकूलता होती है। नन कन्फॉर्मिस्ट मतलब प्रतिकूलता, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा दोस्तों, यह होता है कन्वेंशनल। क्या होता है, कन्वेंशनल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको सही स्पेल चूज करना है, तो कौन सा सही जवाब इसमें हो जाएगा, आपको ये चूज करना है। दोस्तों पहला जो है ना, ये वाला जो है कथन, ये मतलब ये वर्ड जो है ये सही दे रखा है। अगला सवाल देख लेते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर चूज करना है। ही इज डैश कनेक्टेड, तो ही इज डैश कनेक्टेड हो जाएगा, तो ही इज जो है ना रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली कहाँ पे दे रखा है आपको देख लेना है इसमें, तो रिस्पेक्टिवली जो है दोस्तों, इसमें जो है ना रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा। अगला आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड डैश इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि रिटायरमेंट के बाद श्रुति जो है ना ऑस्ट्रेलिया में रहने लगी है, तो लिव इन हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे कंप्यूटर का आ चुका है। क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो, दोस्तों इनकॉग्निटो का आप लोग उपयोग यूज जरूर करते होंगे। उसमें क्या होती है ना, कोई भी चीज़ आप यूज कीजिएगा ना, उसमें हिस्ट्री रहता ही नहीं है, ठीक है। यदि आपको यूज कर लीजिए, उसको हटा दीजिए, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपने क्या यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रोम ब्राउज़र में इन प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वो जो कीबोर्ड शॉर्टकट होती है वो कौन सी होती है, हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब आप MS वर्ड के नए संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं, तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन डैश के रूप में सेट होता है। तो दोस्तों ये सेट होती है, ये नॉर्मल के मोड, सॉरी एक सेकेंड, नॉर्मल के रूप में क्या होती है, ये डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है। अगला सवाल है कि MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो MS एक्सेल में जो वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर जो हमें दिखाई देता है दोस्तों, वो क्या दिखाई देता है हमें, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि सेल B4 में एक फॉर्मूला ये दिया गया है, यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट कर दिया जाता है, तो सेल F10 में फॉर्मूला क्या होगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बन जाएगी इसमें, वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 2 वाला, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। दोस्तों आपको बताना है जिसका फॉर्मूला का परिणाम जो है वो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। अगला सवाल है कि बताएं कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर दोनों लिस्ट हो सकती है। तो पहला तो क्या है हमारे पास यहाँ पर सही है। दूसरा हमारे पास है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, नहीं। तो दोस्तों पहला सही और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 4 भी है और 1 भी है, दोस्तों ये 4 और 1 जो है दोनों क्या है कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है। दोस्तों आपको पता है जो POP3 में जो संख्यात्मक मान 3 है,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन रखे हैं तो आप देख लीजिए। तो ये होता है पीओपी का संस्करण होता है। क्या होता है? पीओपी का संस्करण होता है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें कौन सा एक वेब इंजन नहीं है आपको बताना है। तो इसमें जो है बायोडी ये नहीं है, जबकि बिंग, गूगल और सफारी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है? तो किसके समान होता है दोस्तों? तो ये समान होती है, किसके समान होती है? तो Ctrl+F12 के समान होती है। अगला सवाल है हमारे पास कि एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता है? तो कौन दिखाई नहीं देता आपको बताना है। ये दोस्तों ये बुलेट जो इसमें दिखाई नहीं देता है। अगला सवाल है कि चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा चुंबक का गुण है वो सही नहीं है, आपको यहाँ पे चूज करना। आप 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ये क्या उसका सही जवाब होगा? जो ये सही नहीं है, जबकि पहला, दूसरा और चौथा ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है हमारे पास, बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए भू संकर्पित करते हैं। तो किसको सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित करते हैं, यानी कि इसको हम क्या करते हैं तो ज़मीन में देते हैं। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपके पास? तो इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज कितनी है? तो दोस्तों भारत में जो घरेलू सप्लाई वोल्टेज होती है ये 220 से 230 वोल्ट के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए करते हैं। तो किसका प्रयोग दोस्तों आग बुझाने के लिए करते हैं हम लोग? तो हम लोग करते हैं किसका प्रयोग? तो सूखा बालू का प्रयोग दोस्तों हम लोग करते हैं आग बुझाने के लिए करते हैं। ट्रांसफार्मर की लो क्रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। तो किसको घटाना होता है दोस्तों? तो वो होती है किसको? तो भंवर धारा हानि को घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो पटलन करते हैं। किसमें? ट्रांसफार्मर के लो क्रोड में, यानी कि लोहा वाला में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का बल आघूर्ण होता है। तो दोस्तों कितना होता है आपको बताना है। तो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का जो बल आघूर्ण होता है ना, ये दोस्तों क्या होती है? ये होती है निर्धारित बल आघूर्ण से क्या होती है? अधिक होती है। अगला सवाल हमारे पास है कि प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति जो होती है वो होती है फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियाँ। क्या होती है? फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियाँ होती है। लोहा के क्रोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति क्या होती है? तो दोस्तों लोहे की जो क्रोड होती है उसको सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति होती है वो क्या होती है आपको ये बताना है। दोस्तों ये क्या होती है? तो वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि ओम के नियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है दोस्तों, आसान प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। तो ऑप्शन में 4 जो है धारा प्रवर्तित को मानता है, ये गलत है, जबकि ये तीनों दोस्तों ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। अगला सवाल हमारे पास है कि समांतर क्रम से संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट सोर्स लगे हैं तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों प्रत्येक जो लैंप है इससे वोल्टेज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 240 वोल्ट ही हो जाएगी, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। मेगर का उपयोग निम्नलिखित मापने के लिए करते हैं। दोस्तों मेगर का उपयोग जो होती है किसका? मेगर का उपयोग हम लोग किसके मापने के लिए करते हैं? तो मेगर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंसुलेशन का प्रतिरोध को मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी फ्यूज की रेटिंग 8 एम्पियर है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या मतलब होता है? तो किसी फ्यूज की जो रेटिंग होती है वो 8 एम्पियर है, इसका तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि 8 एम्पियर से अधिक भार बढ़ने पर यह पिघल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है तो कहाँ से प्रवाहित होती है? दोस्तों ये प्रवाहित जो होती है ये आपकी धनात्मक से ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। कौन सी धारा प्रवाहित होती है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को श्रेणी में लगाया जाता है। टेक्नीशियन बी कहता है कि समांतर में, तो दोनों में से कौन सही है? तो दोस्तों दोनों में से सही है ना, टेक्नीशियन बी सही है, क्योंकि टेक्नीशियन बी ये कहता है ना कि समांतर में। टेक्नीशियन बी क्या कहता है? टेक्नीशियन बी ये कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को श्रेणी में लगाया, ये कहता है, और बी कहता है कि समांतर क्रम में। तो दोस्तों जो हम वोल्टेज मापते हैं वो समांतर क्रम में मापते हैं, उसमें बी जो यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से उत्पन्न करता है। तो अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र होती है किसको उत्पन्न करता है आपको बताना है। स्टेटर, रोटर, आर्मेचर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसको करता है? ये रोटर को करता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, दो ट्रांसफार्मरों के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्न में से क्या नहीं है? तो दोस्तों क्या इसमें जो है ना अनिवार्य शर्त नहीं है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो दोस्तों आप देखिए,
जो समान केवीए रेटिंग होती है ये अनिवार्य शर्त नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है कि मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो इसमें से क्या नहीं है आपको ये चूज करना है दोस्तों। तो ये जो है ना दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट ये नहीं है, जबकि ये तीनों के तीनों क्या है इसमें शामिल है। अगला सवाल है कि लघु परिपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण देता है। तो लघु परिपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण क्या होता है आपको ये बताना है दोस्तों। ये जो होती है फ्यूज की रेटिंग क्या होती है, बहुत अधिक हो जाती है। अगला सवाल हमारे पास है कि कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरियों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कारों में किसका उपयोग करते हैं आपको ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं 30 से लेकर के 60 एएच की जो क्षमता होती है इसकी बैटरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसमें, कार में करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित प्रयोजनों से सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो किस श्रेणियों को श्रेणी में जोड़ते हैं, तो किस प्रयोजन में जोड़ते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिए दोस्तों। जो है इसको हम जोड़ते हैं वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेलों में निम्न में से किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो सौर सेलों में जो हम लोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन दोस्तों क्या होती है, एक अर्धचालक होती है, सेमीकंडक्टर होती है। सौर सेलों की आपेक्षिक दक्षता निम्नलिखित में इसके बीच होती है। तो सौर सेल जो होती है इसकी आपेक्षिक दक्षता होती है वो किसके बीच होती है आपको ये बताना है। तो ये होती है 25 से 30% के 25 से 30% 35% के बीच होती है। किसी 6 वोल्ट सीसा अम्ल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है। बैटरी के लघु परिपथ होने पर कितना करंट प्रवाहित होगा आपको ये बताना है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए बहुत आसान प्रश्न है। आप इसे क्या कीजिएगा ना, इसमें दोस्तों क्या होता है ना, हमको क्या करंट निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा दोस्तों कि ई बटा आर, क्या होगा ई बटा आर। और ई कितना हमारे पास है, तो देखिए 6 है ना, ई हमारे पास 6 वोल्ट है। तो हम क्या करेंगे 6 बटे 0.01 से आप भागा दे दीजिएगा ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आप इसको दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा कितना 0 0, ठीक है। अब एक से जब काटेंगे 600 को कितना होगा 600 बचेगा ना, तो 600 क्या होगा एम्पियर। यहाँ पे हमारे पास का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट धारा पूछा है, धारा का मतलब क्या होता है एम्पियर होता है ना, तो एम्पियर क्या होगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर वोल्टेज स्रोत में क्या होती है, स्थिर वोल्टेज स्रोत में क्या होती है दोस्तों, स्थिर वोल्टेज स्रोत में होती है आंतरिक प्रतिरोध होती है, वो क्या होती है निम्न होती है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। असमान ईएमएफ वाले दो बैटरियों को दोस्तों, असमान जो ईएमएफ है यानी कि मतलब दो बैटरी है जिसका ईएमएफ जो है वो समान नहीं है यानी कि असमान है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए असमान जब भी रहेगा ना दो बैटरी, तो इसमें जो होगा दोस्तों क्या होगी, वो केवल श्रेणी में ही से हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है हमारे पास कि श्रेणी लैंप से किसी एलिमेंट के सातत्य की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप में क्या होगा। तो दोस्तों तब टेस्ट लैंप जो हो जाएगी ये तेज प्रकाश के साथ जलेगा। अगला सवाल है विद्युत उपकरण में स्पार्किंग के कारण हो सकता है। तो विद्युत उपकरण में जो स्पार्किंग होती है वो क्यों होती है आपको ये बताना है। दोस्तों ये होती है ढीला कनेक्शन की वजह से, ठीक है। यदि हम कनेक्शन को सही से हम नहीं करते हैं तो वो स्पार्किंग वहाँ पे हो जाती है, स्पार्क लग जाता है। आदर्श करंट स्रोत में क्या होती है, आदर्श जो करंट स्रोत होती है इसमें क्या होती है आपको बताना है, आंतरिक जो चालकता होती है वो शून्य होती है। अगला सवाल हमारे पास है कि विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर क्या होता है। तो विशुद्ध पावर प्रेरक का जो पावर फैक्टर होता है ये दोस्तों क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों शून्य होती है, कितनी शून्य होती है। अगला सवाल हमारे पास है कि टी बराबर अनंत पर शून्य प्रारंभिक स्थिति के साथ प्रेरक निम्नलिखित रूप में कार्य करेगा। तो किसके रूप में कार्य करेगा दोस्तों, तो ये जो है ये लघु परिपथ के रूप में कार्य करेगा। अगला सवाल हमारे पास है कि धातुओं का बहुगुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसे तन्यता कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है कि ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। तो जो ओवरहेड टेलीफोन लाइन होती है ना किसकी बनी होती है, तो दोस्तों ये कॉपर की तार की बनी होती है। अगला सवाल है कि इंसुलेशन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों नमी का जो प्रभाव पड़ता है ये आपकी पराविद्युत हानि में वृद्धि के लिए प्रभाव पड़ता है। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु होता है। दोस्तों पीतल जो होती है ये जो होती है कॉपर और जिंक, यानी कि इसको आप याद रखिए पिताजी करके पिताजी, ठीक है। यानी देखिए पी से पीतल, तो से तांबा, यानी कॉपर, और जी से जिंक, इसे आप याद रखिएगा पिताजी, ठीक है। तो ये ऑप्शन में ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फेराइट निम्नलिखित से संबंधित है। तो दोस्तों फेराइट जो है ना किससे संबंधित हो जाएगा, तो फेराइट जो दोस्तों ये होती है आपको ये फेरी चुंबकीय सामग्री से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल लिख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्न में से क्या नहीं है। तो दोस्तों कंपन करने वाली जो मोटर के दोष है
इसका कारण नहीं है, कौन सी नहीं आपको बताना है। तो दोष मुक्त भू संकर्पण नहीं है, जबकि कमजोर नीब है, अपसंरेखित मोटर है, दोष मुक्त बेरिंग है। अगला सवाल, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी तार का प्रतिरोध होती है किसके व्युत्क्रमानुपाती आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये होती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि 5 mH, 4.3 mH और 0.6 mH के 3 प्रेरित समांतर में जुड़े हो तो कुल प्रेरकत्व कितना होगा। तो दोस्तों इसका कुल प्रेरकत्व जो होगा वो कितना हो जाएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 0.06 mH से कम हो जाएगा। इसका आप निकाल कर देखिएगा, यही आंसर आपका निकलेगा। अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा के उष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो किस में करते हैं दोस्तों, बिजली के फर्नेस में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उष्मन का। अगला सवाल हमारे पास है कि स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है दोस्तों, तो ये सभी के द्वारा दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उपयोग होता है। तो टाँका हम लगाते हैं तो इसमें जो सोल्डरिंग फ्लक्स होती है इसका काम क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। इसका काम जो होती है वो सतहों के ऑक्साइड से निकालना इसका क्या होता है, प्रमुख काम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक एकल संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तो एक एकल संधि ट्रांजिस्टर होती है, इसमें क्या होती है, तो ये 2 आधार 1 गेट होती है इसमें, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है कि निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर स्थैतिक विद्युत से प्रभावित होता है। तो कौन सा ट्रांजिस्टर स्थैतिक विद्युत से प्रभावित होता है आपको ये बताना दोस्तों। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि GFET जो है इसके क्या होती है, प्रभावित होती है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे GFET नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि MOSFET होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। इनमें से कौन ट्रांजिस्टर स्थैतिक विद्युत से प्रभावित होता है, MOSFET होगा, ठीक है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, GFET नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि यह, दोस्तों क्यों, मतलब सिंगल फेज मोटर जो होती है वो स्वयं चालू नहीं होती है, आप लोगों को पता है। तो वो क्यों नहीं होती है आपको ये बताना है। दोस्तों इसलिए नहीं होती क्योंकि संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो उत्पन्न हो जाती है, इसी वजह से ये नहीं होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क गेट विद्युत श्रेणी परिपथ का अंकीय तुल्य है। तो दोस्तों आपने गेट के बारे में पढ़ा होगा, दोस्तों ये क्या होती है, एंड गेट में ऐसा होता है। अगला सवाल है कि प्रतिदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है। तो प्रतिदीप्ति के संबंध में जो अवमूल्यन गुणांक होती है ये आपको बताती है लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी को बताती है। अगला सवाल है कि दृष्ट धारा जनित्र में लैंप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है। तो दृष्ट धारा जनित्र में जो है लैंप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के संदर्भ में कौन सा सही है आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख लीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लैंप बाइंडिंग का प्रयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होती है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। एक 10,000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा हुआ है। यदि 1 महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम 4 रुपये प्रति इकाई हो तो महीने का बिजली का बिल कितना होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपको हम बता चुके हैं शायद, ठीक है। आप यदि आपको जानते हैं ना तो हमें बताइएगा, ऐसा प्रश्न हमको लग रहा है कि हम आपको बताएं, ठीक है। यदि आपको बनता है तो खुद से बने, यदि नहीं बनता है तो हम आपको बताते हैं, आप वहाँ से आंसर मिला लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पी कितना हमारे पास दे रखा है। पी जो दोस्तों हमारे पास है वो 1000 वाट दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए भी कितना हमारे पास, तो 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है ना, ठीक है। अब हमको क्या है कि कितना समय, कितना 1 महीना दे रखा है ना, टाइम कितना हमारे पास है, तो 30 घंटा हमारे पास है ना, 30 घंटा। अब दोस्तों हमको कुल व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1000 गुना कितना, 1 महीना है ना, समय 1 महीना है ना, और 30 घंटा है ना, बटे क्या करेंगे 1000 से गुना भागा दे देंगे तो कितना होगा, तो 30 क्या होगा किलोवाट घंटा हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब हम 4 रुपये प्रति इकाई यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 4 रुपये है ना। अब 30 किलोवाट घंटा हम यूज करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 गुना 4 हो जाएगा यानी कि 120 हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको हम बता चुके हैं, ऑप्शन में 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। द्विअंकीय घटाने में कौन सा नियम सही नहीं है। तो देखिए 2 अंकीय घटाने में कौन सा नियम सही नहीं है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन में जो है ना हमारे पास ये 2 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। मेगर के डायल पर चिन्हित की गई माप डैश श्रेणी में होती है। दोस्तों मेगर के डायल पर जो चिन्हित की गई माप होती है वो किस श्रेणी में होती है आपको बताना है। तो ये श्रेणी होती है दोस्तों कौन सी होती है, अनंत एवं शून्य होती है। अगला सवाल है कि फ्यूज तार नहीं बनता है। तो दोस्तों फ्यूज तार जो होती है किससे नहीं बनता आपको बताना है। तो दोस्तों ये स्टील से नहीं बनता है। एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए डैश प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस्तेमाल जो किसका करते हैं, तो 3 बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, डैश को कम करने के लिए आर्मेचर
कोई पर पराग चढ़ाई जाती है तो किसको कम करने के लिए? तो दोस्तों हम लोग करते हैं किसको कम करने के लिए? भ्रमणधारा हानि को कम करने के लिए ऐसे करते हैं। अगर सब्सक्राइबर बना होता है, सब्सक्राइबर जो होती है किसका बना होता है? सब्सक्राइबर दोस्तों होती है हार्ड कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक होता है? दोस्तों कौन सा पदार्थ ऐसा है जो विद्युत का अच्छा चालक होता है? वो कौन सा ये कौन सी तांबा होती है, यानी चांदी रहता है तो चांदी हमारे प्रश्न का आंसर होता है, लेकिन तांबा यहाँ पे है तो ऑप्शन के अनुसार तांबा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं? तो प्रति ग्राम सेंटीग्रेड वृद्धि को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? तो हम लोग धनात्मक ताप गुना कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। वर्ग एक परिवर्तक की क्षमता होती है, तो वर्ग एक जो परिवर्तक क्षमता होती कितनी होती है? 80% होती है। अगला सवाल है, 4 माइक्रोफैराडे के 2 संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो इसकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी? ठीक है दोस्तों, ये आसान प्रश्न है, हम आपके लिए ये प्रश्न छोड़ते हैं, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आसान, बहुत आसान इजी प्रश्न है, तो हम चाहते हैं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। तो 98 का जो दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों हम लोग कि किसी वोल्टमीटर की संवेदनशीलता को किस में व्यक्त करते हैं? तो किसी वोल्टमीटर की संवेदनशीलता होती है इसको हम व्यक्त करते हैं दोस्तों ओम प्रति वोल्ट में करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, ये वोल्टता निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी, आप यहाँ पे देख लीजिए, परिपथ दे रखा है दोस्तों। देखिए इसमें क्या होगा, एक KVL रूल लगता है, KVL वाला, ठीक है। इसका अनुसार क्या होगी ना, इसका अनुसार जो हो जाएगी आपके पास, तो V माइनस आई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या होगा, V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या देखिए इधर अगर क्या होगा प्लस में हो जाएगा ना, तो IR हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसका हम वैल्यू रख देंगे, V हमको निकालना है ना यहाँ पे, तो I कितना है? 2 है, और R कितना है? 100 है, तो 2 गुना 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा ना, तो 200 क्या हो जाएगा मेरे पास? तो वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन में जो है A इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को यानी कि 11 को भी यहीं कवर कर लिया है। दोस्तों जब हमें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों यदि इसका PDF प्राप्त करना है आपको, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पर ये इसकी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।